बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज एंड पीरियड। इससे पहले हम लोगों ने डेप्रिसिएशन मेथड्स वगैरह डिस्कस कर लिए थे। तो आज के लेक्चर में थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनमें अगर आप लोग इसका फर्स्ट पॉइंट देखें तो फर्स्ट पॉइंट में हमें यह बताया गया है कि डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईच पीरियड, मतलब जो हम लोग एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर रहे होते हैं उसके साथ ट्रीटमेंट क्या करना है। तो सिंपल वर्ड्स में कह रहा है कि आपके पास जो भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है फॉर द ईयर उसको जाके रिकॉग्नाइज करना है इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। फिर साथ में ना एक छोटी सी एक्सेप्शन आ गई, कहते हैं कि बी केयरफुल कि अगर आपके पास कोई ऐसा एसिड मौजूद है जो किसी और एसिड की कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है, आपके पास कोई एक ऐसा एसिड मौजूद है जो किसी दूसरे एसिड की कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है, तो उस कंस्ट्रक्शन पीरियड पर उसकी जितनी भी डेप्रिसिएशन आएगी वो आपने एक्सपेंस आउट नहीं करनी, वो आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनाना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम लोगों ने पीआरसी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा, तो उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स आ रहे थे। तो प्लांट एंड मशीनरी की जो हमारे पास डेप्रिसिएशन होती थी वो एफओएच का पार्ट बनती थी, और एफओएच से वो चली जाती थी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर। जबकि अगर हमारे पास हमारे हेड ऑफिस की कोई बिल्डिंग की हमारे पास डेप्रिसिएशन हो तो वो हम लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज किया करते थे। इसी तरह अगर आपके पास व्हीकल्स हैं और कुछ ऐसी व्हीकल्स हैं जो आपकी फैक्ट्री में यूज हो रही हैं, तो वो उनकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आउट नहीं होती, उनकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बन जाती है, एफओएच का पार्ट बनेगी। जबकि आपके पास ऐसी व्हीकल्स हैं जो आपके हेड ऑफिस में यूज हो रही हैं, या ऐसी व्हीकल्स हैं जो आपकी गुड्स को सेल करने के लिए यूज हो रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज किया जाता है। तो यहां पर आपको उसने बताया अनलेस इट इज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एंड अदर एसिड, कि अगर ये किसी दूसरे एसिड की कैरिंग अमाउंट, समझ लीजिएगा कि कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट ना बने, जब तक तब तक आप लोगों ने उसको एक्सपेंस आउट करना है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाके चार्ज करना है। अदरवाइज आप उसको कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के बारे में एक एग्जांपल दे रहा है कि आपके पास एक ऐसी मशीनरी मौजूद है जो बेसिकली तो आपका नॉन करंट एसिड है, लेकिन वो यूज हो रही है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर, और कंस्ट्रक्शन हो रही है आपकी ऑफिस बिल्डिंग की। तो जितने अरसे के लिए वो कंस्ट्रक्शन होगी उतने अरसे का जो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, मींस दैट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का पार्ट बनाएंगे, और रिमेनिंग टाइम पीरियड हम लोग उसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्सपेंस हर किस्म का एक्सपेंस हमारा डेबिट नेचर होता है। तो जब हम इसकी की रिकॉर्डिंग करने लगते हैं तो उसके लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा। लेकिन क्रेडिट किसको करना है, इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद होते हैं। हमने ये देखना होता है कि जो हमारा एसिड अकाउंट है वो कौन सी वैल्यू पे बन रहा है, उसको हम लोग किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। अगर एसिड अकाउंट एट कॉस्ट हो तो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना, तो फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईच ईयर हम लोग जाके चार्ज करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बेसिकली कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट है। एसिड अकाउंट की नेचर है डेबिट, तो कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट की नेचर क्रेडिट। तो देखो हमने भी क्रेडिट किया तो ये आपस में ऐड हो जाते हैं, हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड होता जाएगा और आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देगा। एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आपने अपने एसिड की कॉस्ट में से इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस कर देना है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप अपने एसिड की कैरिंग अमाउंट जाके रिकॉर्ड कर दिया करें। ये बात क्लियर। लेकिन अगर आप लोग अपना एसिड अकाउंट ही एट WDV मेंटेन कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को करना है डेबिट, जबकि जब एसिड अकाउंट एट WDV हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनता। तो इस सिचुएशन में आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डायरेक्टली चार्ज कर दिया जाता है टू एसिड अकाउंट। ऑल राइट, नेक्स्ट हमें कहा गया कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज इवन इफ एसिड इज idle and not being used, means that
कि अगर आप लोगों ने एक एसिड अवेलेबल फॉर यूज, वहां से आपने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है। वैसे तो होता है डेट ऑफ एक्विजिशन, वो उन एसिड्स के लिए होता है जो फाइनल फॉर्म में हो। मतलब ऐसे एसिड घर बना बनाया मैंने ले लिया, तो जैसे ही मैं उसको एक्वायर करूंगा वो अवेलेबल फॉर यूज कंडीशन में है, तो उसकी डेप्रिसिएशन उसी दिन से चार्ज हो जाएगी। गाड़ी अब मैंने बनानी थोड़ी है, जैसे ही परचेज करूंगा अवेलेबल फॉर यूज कंडीशन में होगी, तो उनके लिए डेट ऑफ एक्विजिशन आ जाती है, उनकी डेट ऑफ एक्विजिशन ही अवेलेबल फॉर यूज होगी। ऑलराइट, जैसे ही गाड़ी परचेज करोगे यूज करने के काबिल है, आप उसको यूज करो, उसी दिन से डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर कोई सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है और आपने कंस्ट्रक्शन आज स्टार्ट की, तो उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, उसको अवेलेबल फॉर यूज कंडीशन में लेकर आना है आप लोगों ने। और जब आपके पास वो अवेलेबल फॉर यूज कंडीशन में आ जाए, उसके बाद उसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी है आप लोगों ने। अब एक्चुअल यूजेज, कि आप उसको एक्चुअली किस दिन से यूज कर रहे हो, और अवेलेबल फॉर यूज, इन डेट्स में डिफरेंस हो सकता है। कभी ऐसा होता है अवेलेबल फॉर यूज या तो इक्वल आ जाएगी एक्चुअल यूजेज के, या उससे पहले आ जाएगी। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई 1 अप्रैल को, जबकि हम लोगों ने उसको यूज करना स्टार्ट किया 1 जुलाई से। अब देखिए दोनों डेट डिफरेंट हैं कि हमने कब से यूज किया और अवेलेबल फॉर यूजेज कब था। 1 अप्रैल, डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल से होती। हालांकि 2 मंथ के लिए, अप्रैल मई, बल्कि मई जून के लिए हमारे पास वो जो एसिड था वो नॉट बीइंग यूज कंडीशन में था, लेकिन उसके बावजूद हम उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। नेक्स्ट, हाउएवर इन द फॉलोइंग सिचुएशन डेप्रिसिएशन चार्ज मे बी 0। उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें सबसे पहली चीज आ जाती है कि अगर हम लोग यूजेज मेथड, मतलब आउटपुट मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड अगर यूज कर रहे हैं, और किसी साल हम लोगों ने किसी किस्म की कोई प्रोडक्शन नहीं की, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 0 हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी मेथड हो, कभी भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 0 नहीं होगा। फिर हमारे पास बात आ गई फ्री होल्ड लैंड। लैंड को कभी भी हम लोगों ने डेप्रिशिएट नहीं करना होता ड्यू टू इनफाइनाइट लाइफ, क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है ना वो अनलिमिटेड लाइफ है। इस वजह से आप लोगों ने लैंड को कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर। लेकिन यहां पर अगर गौर करें तो साथ में एक और वर्ड यूज कर रहे हैं, कहते हैं लीज होल्ड लैंड। लीज होल्ड लैंड की जो लाइफ होती है, जो टाइम पीरियड होता है, वो डिफाइंड होता है। तो लीज होल्ड लैंड को आप डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन फ्री होल्ड लैंड डेप्रिशिएट नहीं होगी। हमें जिस तरह क्वेश्चन में बताया जाएगा हमने वैसा ही करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो समझ लीजिएगा कि हम लैंड के ऊपर किसी किस्म की कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे हैं। अब जब हम लोग कोई घर परचेज करने के लिए जाते हैं, सपोज के 5 मरले का एक घर है और उन्होंने आपसे ये कह दिया कि भाई इस घर की कीमत है 1 करोड़ रुपए, तो आप लोगों को वो घर मिल गया 1 करोड़ रुपए का। कॉस्ट ऑफ आके अगर अपने पास नॉन करंट एसेट भी रिकॉर्ड करो तो वो 1 करोड़ रुपए ही आप लिखोगे। लेकिन वो सारे के सारे 1 करोड़ रुपए बेसिकली बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं, उस घर के साथ आपको वो पीस ऑफ लैंड भी तो मिला है ना। अब आपने क्या करना होता है कि आप उधर मार्केट जरा विजिट करते हैं कि अगर सपोज ये घर ना होता, ये सिर्फ और सिर्फ पीस ऑफ लैंड होता, तो इस करोड़ रुपए में से पीस ऑफ लैंड की वैल्यू कितनी है। आपको पता चला कि भाई इसकी जो लैंड की प्राइस है ना वो है 60 लाख रुपए, तो बाकी 40 लाख रुपए किस चीज के हैं, बिल्डिंग के। तो आप अपने पास जब आके रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप 1 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं रिकॉर्ड करते हैं। आप आकर अपने पास लैंड को रिकॉर्ड करते हो 60 लाख रुपए के ऊपर, बिल्डिंग को रिकॉर्ड करते हो 40 लाख रुपए के ऊपर, और बाद में बिल्डिंग की लाइफ है वो चाहे 20 साल हो, 25 साल हो, 40 साल हो, आप पे डिपेंड करता है वो चीज, आपने डेप्रिशिएट करना है उसको। और मोस्टली बिल्डिंग के ऊपर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करते हैं, क्योंकि उससे मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स हर साल के लिए इक्वल होते हैं, सेम सेम होते हैं। तो आपने 1 करोड़ को डेप्रिशिएट नहीं करना, आपने 40 लाख को डेप्रिशिएट करना। और 40 लाख में से भी अगर आपको लगे कि 20-25 साल के बाद ये बिल्डिंग कोई ना कोई रेजिडुअल वैल्यू दे जाएगी, तो टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट भी 40 लाख नहीं बनने वाली। उसमें से आपको पता है कि वो 10 लाख रुपए दे जाएगी, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट 30 लाख रुपए है, 30 लाख को डेप्रिशिएट करोगे
लेकिन 60 लाख रुपीज एज इट इज लैंड का रहने दो, उसको कुछ भी नहीं करना। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखें, कहते हैं आपको ये वाली बातें समझ आ गई होंगी। लीज होल्ड लैंड, लीज का जो टॉपिक है ये इंशाल्लाह FAR 2 के अंदर आप लोग पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स वगैरह, एसेट्स की क्या ट्रीटमेंट वगैरह होती है, ये FAR 2 में पढ़ाया जाएगा। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि अगर लीज होल्ड लैंड है तो लानी बात है उसके साथ उसकी कोई ना कोई लाइफ बताएगा, तो अकॉर्डिंग टू लाइफ उसको डेप्रिशिएट हम लोग कर दिया करेंगे। लेकिन अगर फ्री होल्ड लैंड है तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखें, कहते हैं सिमिलरली लैंड इंप्रूवमेंट्स। लैंड इंप्रूवमेंट्स क्या है? तो भाई देखिए, अगर एक पीस ऑफ लैंड रखा हुआ है ना, उसने डेप्रिशिएट नहीं होना, लेकिन उस लैंड के ऊपर जो घर बना हुआ है वो डेप्रिशिएट होगा। वो उस लैंड की इंप्रूवमेंट्स आ गई हैं। इसी तरह से आप उसके ऊपर किसी किस्म के कोई रोड वगैरह बना देते हो, भाई रोड की एक लाइफ है, आप उन रोड्स के साथ ग्रीन बेल्ट्स बना देते हो, वो भी तो लैंड के ऊपर ही बनेंगे ना, उनकी लाइफ है। लैंड में आप सेवरेज सिस्टम बिछा देते हो, तो सेवरेज सिस्टम की तो लाइफ है ना, कि भाई एक टाइम के बाद वो सेवरेज सिस्टम नाकारा है, आपको दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, तो उसको डेप्रिशिएट करना है हम लोगों ने। लैंड इंप्रूवमेंट मतलब लैंड के ऊपर जो भी काम करोगे उसने डेप्रिशिएट हो जाना। क्लियर हो गई ये बात? जैसे कि यहां पर अब क्या एग्जांपल देता है, कहता है आपने पार्किंग लॉट्स बना दिए, आपने साइड वॉक्स बना दिए। अब देखें, जैसे जहां पर आप लोग अपनी बाइक्स वगैरह लगाते हो, ये पार्किंग लॉट्स हो गए ना। ये लैंड वैसे भी तो रखी जा सकती थी, लेकिन उसको एक अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। लेकिन वो भी कुछ अरसे के लिए थे, साल 2 साल 5 साल, उसके बाद दोबारा से हमें वो बनवाना पड़ जाएगा। इसी तरह से साइड वॉक्स, आप देखें रोड की दोनों साइड्स पर जो आप लोगों के चलने के लिए वो एक कंस्ट्रक्शन की जाती है, अब वो भी एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाती है। इवन कि आप रोड्स भी देखें तो कुछ अरसे के बाद दोबारा से उनको बनवाना पड़ जाता है, तो वो भी लैंड के ऊपर इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। अब बाजार तो देखने को वो भी लैंड ही लग रही होती है, लेकिन वो लैंड है नहीं, वो लैंड्स के ऊपर इंप्रूवमेंट्स आ जाएंगी। फिर हमारे पास आ गए लैंडस्केपिंग, एरिगेशन सिस्टम, जैसे मैंने आपको सेवरेज सिस्टम वगैरह की बात बताई, रोड्स वगैरह बनवा लेना, इस किस्म की जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी डेप्रिशिएट होता। क्लियर? have a limited useful life and are also डेप्री, मतलब इनको लैंड की कैटेगरी में नहीं लेकर आना। ये मत समझेगा कि ये लैंड है तो हमने इनको डेप्रिशिएट नहीं करना, ऐसा नहीं है, हम इनको डेप्रिशिएट करेंगे। फिर कहते हैं डेप्रिसिएशन विल बी जीरो व्हेन फुली डेप्रिशिएटेड एसेट इज, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी इससे पहले भी, कि हमारा एक एसिड है जिसकी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, 5 साल लाइफ के और 5 साल गुजर चुके हैं, तो ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि जैसे ही लाइफ कंप्लीट होगी और भागो अब मार्केट में इसको सेल करो, अगला साल शुरू होने से पहले पहले इसको सेल कर दो, डिस्पोज करो, ऐसी कोई बात नहीं। भाई आपको लग रहा है कि अभी आपका एसिड इज इन गुड कंडीशन, आप इसको मजीद 2-3 साल यूज कर सकते हैं, भाई करें। अब बस लाइफ खत्म हो चुकी है, मजीद जितने भी साल आप इसको यूज करोगे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। ऐसे एसेट को कहा जाता है फुली डेप्रिशिएटेड एसेट। अब देखिए भाई, आपने स्टार्ट में कह दिया था कि ये अपनी डेप्रिशिएबल अमाउंट तक डेप्रिशिएट होगा। जैसे प्रीवियस जो हम लोग एग्जांपल्स करते रहे, हमारे पास डेप्रिशिएबल अमाउंट आ रही थी 90, एट द एंड ऑफ द पीरियड हमारे पास वो 90,000 तक डेप्रिशिएट हो चुका है, बाकी बचते ही सिर्फ 10,000 रुपए का एसेट। और सपोज अगले साल फिर आप उसके ऊपर 18,000 रुपए का एक्सपेंस चार्ज कर दो, ऐसा नहीं है कि आपका एसिड नेगेटिव वैल्यू में चला गया है। मतलब आप क्या कह रहे हो कि भाई मुझसे मेरा एसिड भी ले जाओ, खुदा के लिए 8,000 रुपए भी मुझसे ले लो, कैसे ही है? तो भाई इसीलिए डेप्रिशिएट नहीं करेंगे कि वो उसको उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट से ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। गॉट इट? अच्छा नेक्स्ट आप लोग देखें, कहते हैं नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज व्हेन रेजिडुअल वैल्यू एक्सीड्स। यही बात जो अभी मैं आपसे कर रहा था, मैंने डेप्रिशिएबल अमाउंट बोली तो देखिए बाद में उसकी रेजिडुअल वैल्यू 10,000 नहीं रह गई, आपने भी 10,000 कही थी, अब आप लोग इससे ज्यादा इसको डेप्रिशिएट नहीं करने वाले। तो जब एसिड की कैरिंग अमाउंट उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट के इक्वल हो जाए तो डेप्रिसिएशन छोड़ो, इससे ज्यादा उसको डेप्रिशिएट ना करो। एनी पॉइंट जो आप लोगों को समझ ना आया हो? क्या थ्योरी बेस्ड क्लियर? नेक्स्ट देखें,
depreciation of an asset begins when asset is, बस ये इसका बेसिक क्राइटेरिया, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द व्हीकल, रिसीविंग ऑफ द व्हीकल नहीं। आपने देखना है कि एसेट हम लोग अवेलेबल फॉर यूज किस दिन हो रहा है, उसी दिन आपने डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर देनी है। फिर क्या कहता है, व्हेन इट इज इन द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। तो भाई ये स्टार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपिटलाइजेशन कब तक जारी रखना, मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट कब, जब तक कैपिटलाइजेशन होती रहती है ना, तब से डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हो। जिस दिन कैपिटलाइजेशन एंड हो जाती है उस दिन डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर। बात समझ आई है मेरी? स्टार्ट में जब तक अवेलेबल फॉर यूज नहीं होता, जितना भी एक्सपेंस करते हो कैपिटलाइज होता जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनता जाएगा। लेकिन जिस दिन आप कहते हो अवेलेबल फॉर यूज है, कैपिटलाइजेशन सीज हो जाएगी एंड डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगी। गॉट इट? फिर देखें, कहते हैं दिस मे बी अर्लियर देन द डेट इट इज एक्चुअली ब्रॉट इनटू यूज। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई 1 अप्रैल को, हमने स्टार्ट किया उसको 1 जुलाई को, तो देखें अवेलेबल फॉर यूज तो जल्दी आ गया था 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से ही डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट सीजेस, और कब जाके आपने उस डेप्रिसिएशन को एंड करना है, तो उसके लिए कहता है व्हेन इट इज डीरेकॉग्नाइज्ड, और जिस दिन आप अपने एसेट को डिस्पोज कर दो। ऑलराइट, अच्छा ये बात वैसे कंप्लीट नहीं है, डीरेकॉग्नाइज्ड और डिस्पोज्ड। अच्छा इसकी कंप्लीशन क्या है कि अगर यूजफुल लाइफ अभी एंड हो गई तो एसिड अकाउंट में मौजूद है, एसिड तो अपनी कॉस्ट के साथ एसिड अकाउंट में मौजूद है, लेकिन डेप्रिशिएट नहीं होगा, तो इसके साथ उस टाइम पे भी सीज हो जाती है जब उसकी यूजफुल लाइफ एंड। बात क्लियर हो गई? डिस्पोजल या यूजफुल लाइफ के एंड होने में विच एवर कम्स अर्लियर, वहां तक आपने इसको डेप्रिशिएट करना है। डन? नेक्स्ट देखें, each part of an item of PPE with a cost that is significant in relation to the total cost of the item shall be depreciated separately। अब इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको दे चुका, क्या आपने घर परचेज किया, तो घर बेसिकली अब एक ही एसिड नहीं है, उसमें लैंड अलग है, बिल्डिंग आप उसको सेपरेट करो, लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करोगे और बिल्डिंग को अलग से डेप्रिशिएट करोगे, तब आप उसको एक यूनिट के तौर पर नहीं आप लोग अकाउंट पार करेंगे, हालांकि वो है एक ही यूनिट, क्या आपका घर है, लेकिन घर में बिल्डिंग और लैंड दो सेपरेट एसेट्स मौजूद हैं, तो दोनों को सेपरेटली डील करोगे। इन्होंने एग्जांपल दी, इट मे बी अप्रोप्रिएट टू डेप्रिशिएट सेपरेटली द ईयर फ्रेम एंड इंजन ऑफ द, क्या अगर आप लोगों के पास कहता है एयर एरोप्लेन जैसे मौजूद है, तो एयरक्राफ्ट मौजूद है, तो उसके इंजन को अलग से और उसके एयर फ्रेम को अलग से रेप्लिकेट करना। और साथ में उन्होंने कहा था कि अगर इनकी वैल्यूज आपको सिग्निफिकेंट लगे, तो वही है सिग्निफिकेंट, अच्छी खासी हैवी अमाउंट्स के मौजूद होते हैं। अब जैसे मैंने लैंड एंड बिल्डिंग का कहा, क्या आपको लगता है किसी भी चीज की वैल्यू इनसिग्निफिकेंट थी? अगर इनसिग्निफिकेंट हो तो दूसरे की कॉस्ट का पार्ट बन जाती है वो। जैसे अगर गाड़ी के हम लोग एग्जाम्पल लें, तो गाड़ी में टायर यूज हो रहे हो, टायर्स की एक डिफरेंट लाइफ है, लेकिन टायर्स को अलग से डेप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि गाड़ी की प्राइस के मुकाबले में टायर्स की प्राइस इनसिग्निफिकेंट। गॉट इट? इसलिए हालांकि अब टायर्स हम लोग 2 साल के बाद आके चेंज कर लेते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं 2 साल के बाद चेंज करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? इनसिग्निफिकेंट है, कभी भी उनको अलग से हम लोग डेप्रिशिएट नहीं करते, गाड़ी के मुकाबले में वो इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन जब एरोप्लेन की बात कर रहे होते हैं तो उसका जो फ्रेम बनता है ना, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा खासा हैवी अमाउंट का है और उसके इंजन की अमाउंट अलग से है, तो दोनों को अलग अलग से डील करेंगे। डन? एनी प्रॉब्लम? एग्जाम्पल नंबर 13 एक नजर देखें तो आपको फौरन ही समझ आ जानी है। चेक करें एग्जाम्पल नंबर 13 को।
एग्जाम्पल नंबर 13 बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल थी, और ऐसे एग्जाम्पल मैं वैसे आप लोगों को पहले ही दे चुका था। कहते हैं प्रॉपर्टी की टोटल कॉस्ट हमारे पास 5 मिलियन है, और इसमें से जो 2 मिलियन है वो हमारे पास कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है, नहीं सॉरी, लैंड की कॉस्ट है 2 मिलियन, एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है हमारे पास 3 मिलियन। बिल्डिंग की लाइफ 50 ईयर्स है। कहते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन क्या चार्ज करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड हो, तो हम 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 50 नहीं करने वाले हैं, हम लोग 3 मिलियन, अब रेसिड वैल्यू नहीं बताई गई, तो हम लोग 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 50 करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 60,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 14, जल्दी से पढ़ें और डेट्स को आइडेंटिफाई करें। An entity constructed a building for its own use, बताना क्या था, identify the date from which depreciation should be commenced and date when depreciation charge should be ceased। Construction start की, building complete on 1st July 2008 and occupied on 1st September 2008, तो डेप्रिसिएशन कहां से स्टार्ट हो जाएगी, जिस दिन कंप्लीट हुई 1st जुलाई से। फिर क्या कहते हैं, use the building for a long time but then due to expansion in its business it decided on 1st July 2015 to shift to new rented premises। भाई दसियां जिंदगी भर बहुत से होते रहेंगे, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई उन्होंने डिसाइड कब किया। फिर क्या कहते हैं, द एंटिटी शिफ्टेड टू न्यू प्रेमिसेस ऑन 1st अगस्त 2015। अब 1st अगस्त 2015 को बिल्डिंग खाली हो चुकी है, वो खुद कहीं और शिफ्ट कर गए, लेकिन क्या कहते हैं कि जो उसको डिस्पोज किया हम लोगों ने वो 31 दिसंबर 2015, तो जो सीजीशन का क्राइटेरिया था उसमें लिखा हुआ था डी रिकॉग्निशन और डिस्पोजल, तो डिस्पोजल किस दिन जाकर हुआ, इस दिन तक हम लोग डेप्रिशिएट करेंगे, ये सीजीशन डेट। ऑलराइट, एनी डाउट? आई होप कि आप लोगों ने भी यही डेट्स आइडेंटिफाई की होंगे, ऐसे ही था। नेक्स्ट वन, चेंज इन एस्टिमेट, बड़ा मजे का टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, चेंज इन एस्टिमेट। भाई यहां पर ना हम लोगों ने देखें 3 चीजें बिल्कुल स्टार्ट में ही एस्टिमेट कर ली थी। उन 3 चीजों में सबसे पहली चीज थी कि हमारे एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा आएगा। सबसे पहली चीज क्या थी, हमारे एसेट पर डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे। दूसरी चीज, इनकी यूजफुल लाइफ क्या होगी, और तीसरी चीज इसकी रेजिडुअल वैल्यू। ये थी हमारे पास एस्टिमेशन। मैंने आपसे कहा था कि एस्टिमेशन में चेंज आ सकता है, और अगर पहली बात करते हैं डेप्रिसिएशन मेथड की, डेप्रिसिएशन मेथड के लिए स्टैंडर्ड ने ये कहा कि भाई आप लोगों ने ना इसमें कंसिस्टेंसी रखी। स्टैंडर्ड ने ये कहा कि आप लोगों ने इसमें कंसिस्टेंसी रखनी है। क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि अगर फर्स्ट ईयर आप किसी भी अपने एसिड को डेप्रिशिएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो कोशिश करो कि आने वाले जितने भी उसकी यूजफुल लाइफ है, कमिंग ईयर्स हैं, उसमें भी इसको डेप्रिशिएट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऑलराइट, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करने के लिए स्टैंडर्ड ने वैसे मना किया कि डेप्रिसिएशन मेथड को ना चेंज करना। अदरवाइज ये एक मुनासिब सी बात नहीं लगती कि आप एक मतलब अपने एसिड को डेप्रिशिएट कर रहे हो स्ट्रेट लाइन मेथड पे, अगली मतलब आपको ख्याल आया कि नहीं इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स, तो जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो हम लोगों को एक अच्छी परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं। तो ये किस्म का फ्रॉड हो जाता है, आप लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक से प्रिपेयर फिर नहीं कर रहे। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे थे, आपको पता है हर आने वाले साल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो रहा है तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। आपने कहा नहीं, इस मतलब हम स्ट्रेट लाइन मेथड कर लेते हैं ताकि अपने आप को प्रो टैक्स से बचा सकें, तो ये भी एक किस्म का फ्रॉड ही है। तो मना किया गया है कि आप लोगों ने अपने डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज नहीं करना, लेकिन इसके ऊपर ना सख्ती नहीं की गई कि बस अब फाइनल हो गया, नहीं। उन्होंने कहा है कि अगर आप हमें ये चीज साबित करके दे दो
कि जो पुराना मेथड था वो एक अच्छा मेथड कंसीडर नहीं हो रहा, और उसकी रीजन बता दो कि रीजन क्या हो सकती है उसके लिए, कि ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमारा जो एसिड है उसमें हमें स्टार्ट में लगा था कि इक्वल इक्वल बेनिफिट्स देगा, तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई कर दिया, लेकिन इससे आने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड एक अच्छा मेथड नहीं है। तो कहते हैं कि वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो हम इसीलिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जा रहे हैं। तो ये एक वैलिड रीजन है, गॉट इट, और ये रीजन एक्सेप्ट भी की जा सकती है। इसी तरह इसका वॉइस वर्सा, क्या आपने स्टार्ट में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रखा था, लेकिन कुछ साल के बाद आपको पता चला कि नहीं इस पे स्ट्रेट लाइन मेथड होना चाहिए, तो आप लोग वो स्ट्रेट लाइन मेथड पे भी जा सकते। और राइट, हार्ड मतलब कोशिश करो कि मेथड को चेंज ना करो, लेकिन अगर चेंज करना पड़ जाए तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है हम वो सीखने जा रहे हैं। आर यू रेडी? तो देखो क्या कहते हैं, कहते हैं डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाइड टू एन एसेट shall be reviewed at least each financial year, and if there has been a significant change in the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset, the method shall be चेंज। अब चेंज करने के लिए क्या रूल है? अब देखिए भाई, चाहे मेथड में चेंज आए, चाहे रेजिडुअल वैल्यू में चेंज आए, चाहे यूजफुल लाइफ में चेंज आए, आपका नेक्स्ट जो प्लान होता है ना वो बिल्कुल सेम सेम है। क्या? कि डेट ऑफ चेंज तक पुराने सारी अजम्पशन, पुराने सारे एस्टिमेट और पुराना मेथड अप्लाई करो। क्या? डेट ऑफ चेंज तक आप लोगों ने ओल्ड मेथड और जो ओल्ड अजम्पशंस थी, एस्टिमेट्स थे, उनके मुताबिक डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और जिस दिन चेंज आया, जिस दिन आपने ये सोचा कि ये चेंज लेकर आना है, उस दिन एसिड की कैरिंग अमाउंट फाइंड करो, उस दिन एसिड्स की कैरिंग अमाउंट फाइंड करो, और वो कैरिंग अमाउंट उसकी कॉस्ट बन जाएगी। ऐसे अज्यूम करो जैसे वो उसकी कॉस्ट। बात समझ आई है? एसिड लाजिम बात है अब अपनी उसी कॉस्ट पे तो नहीं होगा। सपोज 100 का एसिड था और 30,000 तक डेप्रिशिएट हो चुका था, उसकी कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 थी। अब जब आप लोग नेक्स्ट पीरियड के लिए डेप्रिशिएट करने के लिए जाओगे तो 100 को नहीं डेप्रिशिएट करोगे, अब 70 को जाओगे, आपने एसिड्स की कैरिंग होगे। बात समझ आ गई? अच्छा, और उसके ऊपर न्यू मेथड अप्लाई कर देना, उसके ऊपर 70,000 के ऊपर न्यू मेथड अप्लाई कर देना। अब अगर इन केस इसकी रेजिडुअल वैल्यू में भी चेंज है, तो WDV ऑफ एन एसिड माइनस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय जो आपकी यूजफुल लाइफ है, अगर उसमें भी चेंज है तो डिवाइडेड बाय रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। इसमें रिमेनिंग का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ नहीं, रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, कि जितने साल बाकी बच गए हैं, 70,000 है तो उतने अरसे के लिए आप अप्रिशिएट होना है, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई? अब देखें यहां पर ये कह रहे हैं, कहते हैं द कैरिंग अमाउंट शुड बी, अब क्या कहता है कि भाई कॉस्ट को रिटर्न ऑफ नहीं करना, किसको रिटर्न ऑफ करना है? कैरिंग अमाउंट को ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ओवर द यूजफुल लाइफ नहीं है। मतलब सपोज आपने एसिड की यूजफुल लाइफ कंसीडर की थी 5 साल, 2 साल गुजर गए, और थर्ड ईयर के स्टार्ट में आपने ये अज्यूम किया, ये आपने फील किया कि भाई एसिड के डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज होना चाहिए या किसी भी एस्टिमेट में चेंज आए, तो आपने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 3 साल के लिए उसको डेप्रिशिएट करना है, अब 5 साल नहीं लेने आपने। ओके, नेक्स्ट देखें, कहते हैं कमेंसिंग विद द पीरियड इन विच द चेंज इज, अच्छा इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि फ्रॉम द बिगनिंग हम लोग न्यू चेंज के मुताबिक चलें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब आप ये डिसाइड कर रहे हो ना कि आप इस चीज में चेंज है, उससे फ्यूचर की सोच,
पास्ट को जाके ठीक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या पॉइंट है, जिस दिन चेंज आ रहा है एसिड की कैरिंग अमाउंट फाइंड करने और उस कैरिंग अमाउंट को डेप्रिशिएट। क्लियर हो गया? देखो एक एग्जांपल आई आपके पास, कहते हैं ऑन 1 जनवरी 2001 year limited purchase an acid for rupees with nil residual value and is intended to be used for the entity uses, तो कितना डेप्रिशिएट करते होंगे हर साल? 1000, 10,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, तो ईयर 1 में डेप्रिशिएट किया होगा 1000, ईयर 2 में डेप्रिशिएट किया होगा 1000। ऑलराइट, फिर क्या हुआ, कहते हैं इन जनवरी 2003, तो ईयर 1 एंड ईयर 2 तो खत्म हो गया और 3 का स्टार्ट है, तो हमारा 3 न्यू मेथड के मुताबिक जाएगा, 3 न्यू मेथड के मुताबिक जाएगा। क्या कहते हैं, ईयर लिमिटेड रिकंसीडर द यूज ऑफ इट्स depreciation method and concluded that straight line method is not appropriate for this type of asset. Instead, 25% depreciation on reducing balance method is appropriate. Alright, अब क्या करना है हमने? अब ऐसा नहीं है कि 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 25%, ये नहीं करना हमने। अब हमने क्या करना है, एसिड की WDV, तो एट द चेंज, एट द डेट ऑफ चेंज, एसिड की WDV कितनी है? 8,000, 8,000 का 25%, 2,000 आपके ईयर 3 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो दोबारा से WDV क्या आ जाएगी, 8 में से 2 गए, 6,000 का 25%, 1,500 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बात क्लियर? किसी को डाउट? चले, अब आए हम लोग चेंज इन एस्टिमेट में रिव्यू ऑफ यूजफुल लाइफ एंड, इससे पहले डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर रहे थे, अब यूजफुल लाइफ चेंज हो जाएगी, और भाई ये भी उसी टाइम पे चेंज करना जब सिग्निफिकेंट चेंज हो। मींस दैट मेरे पास एक एसिड था और मैंने उसकी रेजिडुअल वैल्यू को अज्यूम किया हुआ था इनिशियली 10,000 पे, एक एसिड है और उसकी रेजिडुअल वैल्यू को मैंने इनिशियली अज्यूम किया हुआ है 10,000 पे। स्टैंडर्ड ये कहता है कि हर साल के एंड पर जाके रिव्यू जरूर कर लेना कि बाकी ये 10,000 है, क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह और अदर फैक्टर्स की वजह से वैल्यूज में इंक्रीज डिक्रीज आ सकता है, और ये था हमारा एक एस्टिमेट के गलत होने के चांसेस हैं, तो वो कहते हैं अपने एस्टिमेट को चेक करते रहो। अब अगर आपको पता चला एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर कि जो 10,000 था वो 10,000 नहीं है, अब वो 9,900 है, या वो 10,000 नहीं है, वो 10,200 रुपए हो गए हैं, तो स्टैंडर्ड कहते हैं इग्नोर करो, ये सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। ऑलराइट, कहते हैं ये 100-200 कोई कम अगर चेंज है, कम अमाउंट का, तो इसको आपने इग्नोर कर देना है। लेकिन हमने 10,000 रिज्यूम किया हुआ था और पता चला भाई वो 10 नहीं है, अब तो वो 7,000 रुपए है, वो 10 नहीं है, अब तो वो 12,500 रुपए है। अब कहता है कि जाके अपनी जो रेजिडुअल वैल्यू है उसको चेंज कर। बात समझ आई? अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट का चेंज, आपने एसिड की यूजफुल लाइफ को डिटरमिन किया हुआ था 5 साल, 2 साल गुजर गए, तीसरे साल में आपको ये लगा कि वैसे तो इस एसिड ने मेरे मुताबिक अब 3 साल यूज होना है, लेकिन एसिड की कंडीशन को देख के लगा कि भाई ये मजीद 5 साल यूज हो जाएगा, तो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज। तो अब आप लोगों ने जो उसको डेप्रिशिएट करना है वो 3 साल के लिए नहीं करना, मजीद 5 साल के लिए करना है, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 साल है। ऑलराइट, ऑलराइट, अब यहां पर देखो, कहते हैं यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसिड शुड बी reviewed at end of each financial year and revised if expectations are significantly different from previous estimates. The carrying amount of the, फिर वही बात है, मेथड बिल्कुल सेम है, carrying amount of an asset at the date of revision less any revised residual value, वो पुरानी वाली नहीं, अब रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू, और इसको डेप्रिशिएट करेंगे हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। सिर्फ रिमेनिंग भी नहीं, क्योंकि रिमेनिंग तो फिर 3 इयर्स आ रही है,
रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ऑलराइट, अब उसके लिए आपके पास ये क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन का डाटा बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि हमारा जो अब फर्क कितना आया कि हमारा यहाँ पर जो एसिड की कॉस्ट है, अब रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, एसिड की लाइफ, मेथड, फर्स्ट ईयर के लिए जो डेप्रिशिएट करेंगे वही 1000। ओके हो गई बात। सेकेंड ईयर के लिए जो डेप्रिशिएट करेंगे वो भी वही 1000 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही थर्ड ईयर में जाएंगे, अच्छा देखें डेट बता दे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में एक बात का ख्याल रखना कि अगर एस्टिमेट आ रहा है ऑन 31 दिसंबर, तो आप लोगों ने उस साल करंट ईयर को पुराने मेथड के मुताबिक ही लेके जाना है, क्योंकि ये जो एस्टिमेट में चेंज आया है ना, लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आए ना, तो वो नेक्स्ट ईयर के ऊपर अप्लाई हो, वो वाला जो ईयर है वो पुराने मेथड के मुताबिक चलेगा। बात समझ आएगी आपको मेरी? लेकिन अगर चेंज इन एस्टिमेट आ जाए ऑन फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, तो आपका करंट ईयर के स्टार्ट में ही चेंज आ चुका था, तो करंट ईयर न्यू एस्टिमेट के मुताबिक चलेगा। क्लियर? लेकिन अगर बात करते हैं इन 2003 या ड्यूरिंग द ईयर 2003, तो पता नहीं कौन सी डेट, तो 2003 न्यू एस्टिमेट्स के मुताबिक, मतलब 2003 में ही चेंज आ गया है और 2003 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस न्यू एस्टिमेट्स के मुताबिक आपने कैलकुलेट कर। क्या मेरी बात पिक कर ली आप लोगों ने? नेक्स्ट देखें, कहते हैं वाटर लिमिटेड रिव्यू द यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट, इट वाज एस्टिमेटेड दैट द एसेट रिमेनिंग लाइफ, अब देखें एसिड्स लाइफ नहीं लिखी, क्या एसिड्स रिमेन, अब देखिए टोटल वैसे कितनी थी, उसमें से कितने साल गुजर गए, हमारे मुताबिक रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 8 ईयर्स। अगर लाइफ में चेंज ना आता तो मैं 8 साल के मुताबिक लेके चलता, लेकिन उसने क्या कहा कि भाई ये अब 8 नहीं है, ये कितनी है, ये सिर्फ 5 साल। मीन्स दैट तो फिर टोटल एसिड कितने साल के लिए यूज हो रहा है, 7 ईयर्स के लिए। क्लियर हो गया? हमने 7 भी नहीं लेना, हमने देखनी है जिस दिन चेंज आ रहा है उससे आगे फ्यूचर में उसकी लाइफ कितनी है। क्लियर हो गई बात? फिर however the estimate of residual value has been increased to, पहले कितना था, अब सिग्निफिकेंट चेंज है ये भी, तो अब जब डेप्रिशिएट करने जाएंगे फॉर द ईयर 2003, तो उसके लिए हम लोगों ने इसकी रेजिडुअल वैल्यू देखनी है। तो रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 10,000, सॉरी रेजिडुअल वैल्यू तो 3000 है, इसकी कैरिंग अमाउंट देखनी है, कैरिंग अमाउंट कितनी है, तो 12,000 कॉस्ट थी, 2000 डेप्रिशिएट इन ईयर 1 एंड 2 हो चुका है, तो उसकी कैरिंग अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई, 10,000। 10,000 में से लेस करेंगे रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ, और डिवाइड करेंगे रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ जाएगा, 2003 के लिए भी 1400 एंड 2004 के लिए भी 14। बात क्लियर? यहां तक किसी को कोई मसला? रेजिडुअल वैल्यू कोई एक चेंज भी आ सकता है, चेंज ना होती या उसके बारे में कोई बात ना की जाती तो मैं 3000 ना लेता, फिर मैं 2000 ही लिख देता। ऑलराइट, किसी एक चीज में भी चेंज हो सकता है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखते तो सिर्फ डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर रहे हैं, हाँ ऐसा भी हो सकता है एक ही क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन मेथड भी चेंज हो, यूजफुल लाइफ भी चेंज हो, रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज। सपोज कि अगर यहां पर होता कि भाई मेथड भी हमने चेंज कर दिया, ऑस्ट्रेलियन मेथड नहीं है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए तो आप लोगों को डेप्रिसिएशन रेट की जरूरत है, अब ऊपर उसने खुद बता दिया था। सपोज कि अगर सेम सेम ऐसे ही क्वेश्चन रखता, सिर्फ एंड पे एक लाइन और लिख देता, एंड नाउ द न्यू डेप्रिसिएशन मेथड इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो मैंने डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करना, तो डेप्रिसिएशन रेट अब मैं कैसे कैलकुलेट करता, 1 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, अब कॉस्ट नहीं आनी,
कैरिंग वैल्यू, और कैरिंग वैल्यू कितनी है, इसके मुताबिक जाके मैं डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करता। और क्या आ रहा है जरा कैलकुलेट जी, 21.3%। अब जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करता है ना, तो 10,000 का 21.3%। मेरी बात समझ के आ गई है सब बच्चों, कोई इशू? चेंज इन एस्टीमेट क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे द रिकॉग्निशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।